नमस्कार दोस्तों। आज की इलेक्ट्रिकल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिस्कशन शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है चौक कोयल इज यूज टू कंट्रोल। देखो जो चौक कोयल होता है इसको हम सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट एसी को ही कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, या डायरेक्ट करंट डीसी को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, या एसी डीसी दोनों को कंट्रोल करने के लिए चौक कोयल यूज करते हैं, या ना ही एसी ना ही डीसी किसी को भी कंट्रोल करने के लिए चौक कोयल को हम यूज नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो चौक कोयल होता है इसको हम सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट एसी को ही कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये चौक कोयल क्या होता है। देखो एक आयरन कोर के ऊपर देखो ये वाला फिगर देखो, ये है आयरन कोर और इसके ऊपर देखो कॉपर का वायर है। तो एक आयरन कोर के ऊपर जो कॉपर का वायर होता है इसको हम क्या कहते हैं, चौक कोयल कहते हैं। तो ये जो चौक कोयल है इसका देखो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौक कोयल का रेजिस्टेंस कम होता है और इंडक्टेंस ज़्यादा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो हम चौक कोयल को ही क्यों यूज करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका आंसर होगा जो चौक कोयल होता है इसमें पावर का वेस्टेज मीन्स पावर का लॉस बहुत कम नेग्लिजिबल जैसा रहता है, इसीलिए हम ऑल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए चौक कोयल को यूज करते हैं। लेकिन रजिस्टर में भी करंट को कंट्रोल किया जाता है। तो देखो अगर हम रजिस्टर में करंट को कंट्रोल करेंगे, देखो मान लो ये रजिस्टर है, इसमें हम 5 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं और आउटपुट मिल रहा है हमें 3 एम्पियर। तो बाकी का जो 2 एम्पियर करंट है ये रजिस्टर में लॉस हो गया। तो रजिस्टर में लॉस होता है लेकिन जो हमारा चौक कोयल होता है उसमें लॉसेस बहुत कम या नहीं होता है, इसीलिए हम चौक कोयल को ऑल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ आयन लिबरेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज। देखो जब एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, देखो ये वाला फिगर देखो, ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। इसमें देखो ये होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम एनोड कहते हैं और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिसको हम कैथोड कहते हैं। जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है तब एनोड से कुछ आयन निकल कर कैथोड की तरफ आता है। तो क्वेश्चन में क्या ये पूछा गया है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है तब कितना अमाउंट ऑफ आयन एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ आता है, वो ये 4 ऑप्शन में से किस पर डिपेंड करता है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या इलेक्ट्रिकल चार्ज के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका आंसर होगा जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है तब एनोड से जितना जो आयन निकल कर कैथोड की तरफ आता है वो जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकल, ये वाला देखो ऑप्शन नंबर 1, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है जितना क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी निकल कर आता है उतने ही अमाउंट में आयन एनोड से निकल कर कैथोड की तरफ आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये होता है हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो लॉ है इसको हम क्या कहते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें क्या होता है ना जितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उतना ही अमाउंट ऑफ आयन एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नो लोड करंट इन ए ट्रांसफार्मर लैक्स द सप्लाई वोल्टेज बाई। देखो एक ट्रांसफार्मर की जो नो लोड करंट होता है वो सप्लाई वोल्टेज से कितना डिग्री लैगिंग करता है। 0 डिग्री लैगिंग करता है, या 90 डिग्री लैगिंग करता है, या 110 डिग्री लैगिंग करता है, या अबाउट 75 डिग्री लैगिंग करता है। तो इसका आंसर होगा ट्रांसफार्मर की जो नो लोड करंट होता है वो सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, इसमें V1 जो है ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है और ये हमारा नो लोड करंट का लाइन है, तो बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये नो लोड करंट क्या होता है, देखो ये नो लोड करंट क्या होता है। देखो ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में जब सेकेंडरी में कोई भी लोड नहीं होगा मीन्स ओपन सर्किट होता है, उस कंडीशन में प्राइमरी वाइंडिंग जितना करंट ड्रॉ करता है उसको ही हम नो लोड करंट कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी में जब कोई भी लोड नहीं रहेगा उस टाइम प्राइमरी वाइंडिंग में जितना करंट ड्रॉ करता है उसको हम क्या कहते हैं, नो लोड करंट कहते हैं। और ये जो नो लोड करंट इसका काम क्या होता है, ये सिर्फ जो कोर में जो लॉसेस होता है आयरन लॉस होता है उसको ही सप्लाई मीन्स इस आयरन लॉस के लिए जितना करंट चाहिए उतना ही करंट होता है नो लोड करंट, इसको ही प्राइमरी वाइंडिंग ड्रॉ करता है जब सेकेंडरी में कोई भी लोड नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कम्यूटेटर ऑफ डीसी मोटर आर मेड ऑफ। देखो एक डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर होता है वो कॉपर का होता है या कास्ट आयरन का होता है या स्टील का होता है या टंगस्टन का होता है। तो इसका आंसर होगा डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर होता है वो हमारा कॉपर का होता है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी ऑप्शन में माइका भी रहता है लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी स्टूडेंट माइका को क्लिक करते हैं लेकिन ये रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि देखो जो कम्यूटेटर होता है उसका वो कॉपर का ही होता है। आपको देखो ये जो फिगर है ये कम्यूटेटर होता है, इसमें क्या होता है, मान लो ये कॉपर का स्ट्रिप है और ये और एक कॉपर है, बीच में एक इंसुलेटर होता है, ये माइका का बना हुआ होता है। ये सिर्फ इंसुलेशन के लिए माइका बना हुआ होता है, लेकिन जो कम्यूटेटर होता है वो कॉपर का होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये कम्यूटेटर का काम क्या होता है ना, ये ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये होता है कम्यूटेटर का फिगर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मोटर इज यूज्ड इन लेथ मशीन। लेथ मशीन में इनमें से हम कौन सा टाइप ऑफ मोटर का यूज करते हैं, स्टीपर मोटर को, डीसी शॉर्ट मोटर को, डीसी सीरीज मोटर को या यूनिवर्सल मोटर को हम लेथ मशीन में यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ये जो लेथ मशीन है इसका स्पीड क्या रहता है, कॉन्स्टेंट स्पीड रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लेथ मशीन होता है इसका स्पीड कांस्टेंट स्पीड रहता है। तो इनमें से कौन सा मोटर कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर होगा जो डीसी शॉर्ट मोटर होता है इसका स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए लेथ मशीन में हम डीसी शॉर्ट मोटर का यूज करते हैं। और ये जो डीसी शॉर्ट मोटर होता है इसका स्पीड रेगुलेशन भी अच्छा रहता है। तो इसीलिए तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 डीसी शॉर्ट मोटर को हम लेथ मशीन में यूज करते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलामेंट लैंप एट स्टार्टिंग विल टेक करंट। देखो जो फिलामेंट लैंप होता है, ये वाला फिगर देखो, जो फिलामेंट लैंप होता है स्टार्टिंग के टाइम फुल रनिंग करंट से कम करंट लेता है या फुल रनिंग करंट से के बराबर करंट लेता है स्टार्टिंग के टाइम फिलामेंट लैंप, या फुल रनिंग करंट में जितना करंट लेता है एक फिलामेंट लैंप उससे ज़्यादा स्टार्टिंग करंट में ही उससे ज़्यादा करंट लेता है, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा एक फिलामेंट लैंप, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक फिलामेंट लैंप स्टार्टिंग के टाइम क्या करता है, जितना करंट ड्रॉ करता है वो फुल रनिंग करंट से भी ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो क्यों होता है ऐसा। देखो जो फिलामेंट लैंप होता है उसमें एक फिलामेंट होता है, ये जो फिलामेंट होता है स्टार्टिंग होने से पहले ये फिलामेंट क्या होता है, कोल्ड कंडीशन में होता है, कोल्ड कंडीशन में होता है। तो पहले इसको क्या करना होता है, हीट करना होता है, उसके बाद ये लाइट को एमिट करता है, ये वाला फिलामेंट लैंप। तो इसीलिए क्या करते हैं, क्या होता है ना, जब फिलामेंट लैंप स्टार्टिंग के टाइम ज़्यादा करंट रनिंग टोटल फुल रनिंग करंट से ज़्यादा करंट लेता है, क्योंकि पहले इस ये जो फिलामेंट है इसको हीट करना होता है, उसके बाद ये हीट होने के बाद लाइट एमिट करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। देखो जो आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी उसका होता है। तो इससे ये कौन प्रॉपर्टी समझने से पहले कि ये कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर को हम यूज करते हैं ये हमें समझना होगा। देखो जो आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये वाला फिगर देखो, ये स्टेप डाउन का है। प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा वाइंडिंग है और सेकेंडरी में 3 ही टर्न है। तो इसलिए अगर प्राइमरी में ज़्यादा टर्न होगा, सेकेंडरी में कम टर्न होगा, इसको हम स्टेप डाउन कहते हैं। तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसी टाइप ट्रांसफार्मर को हम आर्क वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। अगर ये स्टेप डाउन होगा मीन्स प्राइमरी में ज़्यादा वोल्टेज होगा, सेकेंडरी में कम वोल्टेज होगा, तो इसीलिए प्राइमरी में कम करंट होगा, सेकेंडरी में ज़्यादा करंट होगा। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो लो वोल्टेज होगा, हाई करंट होगा, क्योंकि वोल्टेज कम होता है, स्टेप डाउन वोल्टेज कम होता है, करंट ज़्यादा होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है आर्क वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें उसका प्रॉपर्टी होता है लो वोल्टेज और हाई करंट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये होता है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, इसी वेल्डिंग मशीन है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए लीड एसिड बैटरी शुड नॉट बी डिस्चार्ज बियॉन्ड। देखो जो लीड एसिड बैटरी होता है उसको हम डिस्चार्ज करते हैं तो उसका लिमिट होता है कितने तक हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसके बाद हम नहीं कर सकते हैं। 3.72 वोल्ट तक ही डिस्चार्ज कर सकते हैं, या 5 वोल्ट तक डिस्चार्ज कर सकते हैं, या 2.2 वोल्ट तक डिस्चार्ज कर सकते हैं, या 1.8 वोल्ट तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लीड एसिड बैटरी होता है इसका एक डिस्चार्ज का भी एक लिमिट होता है, वो होता है 1.8 वोल्ट तक ही इसको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो इसका रेजिस्टिविटी बहुत डिफेक्ट, ये जो लीड एसिड बैटरी है इसमें डिफेक्ट आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा लीड एसिड बैटरी का बैटरी। तो
तो देखो हम इसको मैक्सिमम डिस्चार्ज कर सकते हैं 1.8 वोल्ट तक, और इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इलेक्ट्रोलाइट का वो 1.1 तक ही रहना चाहिए। और जब फुल चार्ज होता है ये बैटरी, उसका भी एक लिमिट होता है। फुल चार्ज हम 2.2 वोल्ट तक ही कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्चार्ज हम लेड एसिड बैटरी को डिस्चार्ज हम 1.8 वोल्ट तक करते हैं, और फुल चार्ज हम 2.2 वोल्ट तक करते हैं। और जब डिस्चार्ज होता है, फुल डिस्चार्ज होता है, तो अब इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 रहता है, और जब फुल चार्ज रहता है तो अब उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना रहता है, 1.250 रहता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर नॉट रन विद द हेल्प ऑफ डीसी सप्लाई। देखो इनमें से कौन सा मोटर डीसी सप्लाई में नहीं चलता है? शंट मोटर, स्क्वायल केज मोटर, कंपाउंड मोटर या सीरीज मोटर। देखो हम सभी जानते हैं डीसी शंट मोटर होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि डीसी में चलता है। डीसी कंपाउंड मोटर भी होता है, तो ये भी नहीं होगा। डीसी सीरीज मोटर भी होता है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन डीसी स्क्वायल केज मोटर नहीं होता है, हमारा स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर होता है। स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर होता है, और जो इंडक्शन मोटर होता है ये सिर्फ एसी में ही चलता है, डीसी में नहीं चलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये जो स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर है ये डीसी सप्लाई में नहीं रन करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज टू शॉर्ट सर्किट करंट एट सेम फील्ड एक्साइटेशन इज नोन एज। देखो ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट एट एक ही फील्ड एक्साइटेशन में, तो इसका इक्वल टू क्या होगा? सिंक्रोनस इम्पीडेंस होगा, सिंक्रोनस कैपेसिटेंस होगा, सिंक्रोनस रेजिस्टेंस होगा, या सिंक्रोनस इंडक्टेंस होगा। तो ओपन सर्किट वोल्टेज बाय शॉर्ट सर्किट करंट ये होता है हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।